I, Dinesh Verma, English lecturer, Baburam, Savitri Devi, Inter College, Tezpur, Beloli Bazar. You are welcome in the class of English grammar of e-learning classes of class 10th. आज हम आपको असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने की कला सिखाने जा रहे हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बनाने की बात बताई थी, आज उसी का आगे का पोर्शन यानी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए बताने जा रहे हैं। आइए देखिए कि हम कैसे असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदल सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाक्य किस प्रकार का है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक वह वाक्य होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, और एक वह वाक्य होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब दी होती है। सबसे पहले हम बिना हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों को इंट्रोगेटिव में बदलने की बात बताएंगे। जैसा कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे लिखा है मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, यह एक उदाहरण दिया हुआ है। अब इसको हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। किसमें बदलना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो जब चाहे वो निगेटिव में बदलना हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव में बदलना हो, सबसे पहले हम ये पहचान करते हैं कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो टेंस को पहचानने के लिए हम सबसे पहले ध्यान वाक्य की वर्ब के पर डालते हैं। अब इसमें कौन सी वर्ब है? जैसे मोहन एक गीत गाता है। कौन गीत गाता है? मोहन एक गीत गाता है। तो मोहन गीत गाने का काम कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब मोहन क्या करता है? गाता है। गाता है कि इंग्लिश सिंग्स लिखी हुई है, तो सिंग्स क्या हो गई? वर्ब हो गई। अब किस चीज को गाता है? एक गीत को गाता है। एक गीत की इंग्लिश दी हुई है आ सॉन्ग। तो ये आ सॉन्ग जो है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब तीनों चीजें अलग अलग हो गई। सब्जेक्ट भी पहचान लिया, वर्ब भी पहचान लिया और ऑब्जेक्ट भी पहचान लिया। अब तीनों चीजें मिल गई। अब वर्ब को हम फिर देखेंगे। वर्ब सिंग्स दी हुई है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाया जाता है। तो अब ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसके लिए एक फार्मूला है। सबसे पहले अब फार्मूला क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर जो है सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, और आपका ये वाक्य इंट्रोगेटिव में बदल गया। तो ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला हो गया। जैसे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। क्या है? डू और डज। तो अब देखिए, जैसा कि निगेटिव में जब बदलने के लिए हमने बताया था, तो उसमें यह बताया था डज का प्रयोग अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर नंबर का है, तो हम डज का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा अगर चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हो, और चाहे थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो,
उसके साथ डू का प्रयोग हम करेंगे। यानी क्या बताया हमने कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए, जैसे लिखा है मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, क्या लिखा हुआ है? मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। अब मोहन क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर नंबर है, और जितने भी नाउन होते हैं हम पहले ही बता चुके हैं कि वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो मोहन क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। तो इसको हम डज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, डज। अब हेल्पिंग वर्ब डज हो गई, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या दिया है? मोहन। क्या दिया हुआ है? मोहन। अब इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? सिंग। अब देखिए एक चीज और है, जब हम डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में जो यस या ई एस लगा हुआ है उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको हम हटा देंगे। तो क्या बचा आपका? सिंग। क्या बचा आपका? सिंग। और फिर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया है? ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब देखिए पूरा वाक्य आपका बन गया। अगर अब एक चीज हम बता रहे हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप कुछ बच्चे लगा देते हैं, लेकिन जब आपने इंट्रोगेटिव में कुछ सेंटेंस बनाया है तो लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आएगा बल्कि क्वेश्चन मार्क आएगा। बाई चांस अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना है तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो यह आपका वाक्य गलत माना जाएगा, क्योंकि प्राचीन इंग्लिश में इसे कहा जाता था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कुछ लोग इसे क्वेश्चन भी कहने लगे हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो पूरी की पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, वाक्य आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपकी मार्किंग कट जाएगी। तो ये क्या बन गया? जज मोहन सिंह ए सॉन्ग, और आपका ये वाक्य बन गया। अब दूसरा वाक्य हम बताने जा रहे हैं। जैसे दिया है दे राइट दे गो टू स्कूल डेली। ये वाक्य दिया हुआ है और कहा जाए इस वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदल। अब देखिए इसमें भी आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना। वह प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। कौन स्कूल जाता है? वह स्कूल जाते हैं। वह की इंग्लिश क्या दी है? दे आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या करते हैं? जाते हैं। जाने की इंग्लिश क्या दी है? गो आपका क्या हो गया? वर्ब हो गई। क्या हो गई? वर्ब हो गई। इसके बाद कहाँ को जाते हैं? स्कूल को जाते हैं। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दे गो टू स्कूल डेली। अब इसको हम पहचानेंगे किस टेंस का वाक्य है। तो टेंस इसका पहचानने के लिए जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्ब को हमें देखना पड़ेगा। वर्ब क्या है? गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें देखिए यस या ईएस नहीं लगा। इसके अलावा दे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये थर्ड पर्सन का तो है, लेकिन ये प्लूरल नंबर का दिया हुआ है। तो प्लूरल नंबर के साथ जैसा कि हम पहले ही बताए थे हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बाकी सभी के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी है तो हमने डू लिख दिया। क्या लिख दिया? डू। इसके बाद डू के बाद सब्जेक्ट आएगा यानी दे। अब इसमें गो फर्स्ट फॉर्म में हमने ये भी बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर गो हमने लिख लिया। दे गो। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। कहाँ को जाते हैं? स्कूल को जाते हैं। कहाँ को जाते हैं? स्कूल को जाते हैं। कब जाते हैं?
डेली जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। कब जाते हैं? डेली जाते हैं। अब सारी मेहनत तो हमने कर ली, वाक्य भी सही बन गया, लेकिन एक चीज की हमने गलती की है, वो है इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, जिसकी वजह से ये वाक्य गलत माना जाएगा। और ये किस प्रकार की गलती है? ये पंक्चुएशन संबंधी गलती है। कैसी गलती है? पंक्चुएशन संबंधी गलती है। और इस एक गलती की वजह से ये 2 नंबर का सेंटेंस जो है उसमें मार्किंग आपको मिलेगी 1 नंबर की, यानी 1 नंबर आपका फ्री में चला जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अब ये तो बात रही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब इसके अलावा एक और ऐसा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, उसमें हम क्या करेंगे? जैसे वो कौन सा टेंस है? वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन उसमें एक पहचान है। पहचान ये है कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है। कौन सी फॉर्म दी होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है। जैसे हम बताने जा रहे हैं, जैसे लिखा है राधा wrote an essay yesterday, ये दिया हुआ है वाक्य yesterday। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो राधा wrote an essay yesterday, राधा ने कल एक निबंध लिखा था। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे yesterday है, लॉन्ग एगो है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो बीते हुए समय यानी पास्ट टाइम की बात की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ यस्टरडे जो है वो पास्ट टेंस की बात करता है, टुमारो जो है वो फ्यूचर टेंस की बात करता है। लेकिन एक शब्द भैया ऐसा है टुडे, टुडे शब्द ऐसा है जो प्रेजेंट की भी बात करता है, पास्ट की भी बात करता है और फ्यूचर की भी बात करता है। तो राधा wrote an essay yesterday, राधा ने कल एक निबंध लिखा था। तो किसने निबंध लिखा था? राधा ने। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। लिखने का काम किसने किया? राधा ने। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या किया राधा ने? लिखा था, लिखने का कार्य किया था। तो लिखने की इंग्लिश क्या दी है? wrote। ये कौन सा शब्द हो गया? वर्ब। लेकिन वर्ब की ये देखिए भैया, राइट रोट रिटेन, रोट की फर्स्ट फॉर्म है राइट, राइट का सेकंड फॉर्म है रोट और राइट का थर्ड फॉर्म है रिटेन। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। अब राधा ने लिखा तो था, लेकिन क्या लिखा था? एक निबंध लिखा था। क्या लिखा था? एक निबंध लिखा था। निबंध की इंग्लिश क्या दी है? एन एस्से। एन एस्से क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम इंट्रोगेटिव बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। और डिड क्या है? ये डू और डज का सेकेंड फॉर्म है। कौन सी अवस्था है डू डज की? सेकेंड फॉर्म है। तो अब यह देखिए, तो जहां पर डू या डज का प्रयोग हम करते थे वहां पर अब हम क्या किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया? क्या है हेल्पिंग वर्ब इसकी? डिड है। क्या है? डिड है। डिड है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। लेकिन जब डिड का प्रयोग हम करेंगे, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड का प्रयोग हम सबसे पहले कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे? डिड का प्रयोग कर लिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब यहाँ
निबंध लिखने का काम किसने किया? राधा ने किया। राधा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो राधा बाद में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? राधा। अब देखिए जब डिड लग गया हुआ सेंटेंस में, जब डिड लग जाता है तो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? रोट। और रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन। तो रोट का फर्स्ट फॉर्म क्या बताया? राइट। अब राइट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? एन एस्से। एन एस्से। अब इसके बाद क्या आएगा? जो शेष पार्ट आपका बचता है उसको आप ज्यों का त्यों रख देंगे। क्या हो जाएगा? यस्टरडे। क्या हो जाएगा? यस्टरडे। पूरा वाक्य आपका बन गया। लेकिन एक मिस्टेक अभी इसमें रह गई है, और वो मिस्टेक किस चीज की है? लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, जो पंक्चुएशन संबंधी गलती है। और इस गलती को सुधारने के लिए लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि वाक्य को हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदल रहे हैं। अब इसके बाद ये दूसरी चीज हो गई। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हमने बताया, दूसरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को बताया। अब हम बताने जा रहे हैं ऐसे वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब दी होती है। अब एक चीज और हम बता चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक वह हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसमें केवल एक ही शब्द होता है। एक वह हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनमें 2 शब्द होते हैं। और एक वह हेल्पिंग वर्ब होती है जिनमें 2 से ज्यादा यानी 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की बात हमने बताई। तो हेल्पिंग वर्ब की बात में हमने बताया ये 3 प्रकार की होती है, यानी 1 शब्द वाली, 2 शब्द वाली और 3 शब्दों वाली। तो तीनों प्रकार के वाक्यों को हम बताने जा रहे हैं। तीनों प्रकार के वाक्यों को हम बताने जा रहे हैं। कैसे? देखिए, जैसे बताया, तो अभी तक हमने क्या बताया कि जो जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती। अब हम बताने जा रहे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब दी होती है। जैसे लिखा है द चाइल्ड वाज रनिंग ऑन द रोड। बच्चा सड़क पर दौड़ रहा था। तो ये इस वाक्य को हमें इंट्रोगेटिव में बदलना। तो कौन दौड़ रहा था सड़क पर? बच्चा दौड़ रहा था। बच्चे की इंग्लिश क्या दी हुई है? द चाइल्ड। चाइल्ड क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या कर रहा था? दौड़ रहा था। दौड़ने की इंग्लिश क्या दी हुई है? रनिंग। रनिंग क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गई। अब यहाँ सहायक हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली गई? अब देखिए, जो मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच जो शब्द दिया होगा वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो मेन वर्ब क्या है आपकी? रनिंग। सब्जेक्ट क्या है? द चाइल्ड। बीच में कौन सा शब्द आया? वाज। वाज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये रनिंग की मदद कर रही है। रनिंग शब्द की मदद कर रही है, मेन वर्ब की मदद कर रही है, इसलिए वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो रही है, बन गई। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो वर्ब की मदद करे, वो हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया जो हो रही है। मुख्य क्रिया कौन सी हो रही है इसमें? दौड़ने की मुख्य क्रिया हो रही है। तो जब मुख्य क्रिया दौड़ने की हो रही है, इसकी मदद कौन कर रहा है शब्द? वाज। वाज क्या हो गई आपकी? हेल्पिंग वर्ब हो गई। कहाँ दौड़ रहा है? ऑन द रोड। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, तो हमने बताया था सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी दी हुई है, इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे।
कहाँ लिख देंगे? सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगल पद वाली यानी एक शब्द वाली है तो उसको हम पूरा का पूरा उठा करके सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। लेकिन अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब दो पदों वाली या दो शब्दों वाली है या तीन शब्दों वाली है तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब का हम पहला शब्द केवल उठा करके सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो क्या बन जाएगा आपका? इस हेल्पिंग वर्ब एक पद वाली है, इसको उठा करके हमने सबसे पहले लिख लिया। क्या हो गया? वाज। फिर क्या बना? द चाइल्ड। क्या बना? द चाइल्ड। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां से जा चुकी है, वाक्य की शुरुआत में पहुंच गई है, इसलिए अब यहां से इसका काम समाप्त हो गया। अब क्या बचा? रनिंग। क्या बचा? रनिंग। रनिंग के बाद क्या होगा? ऑन द रोड। क्या होगा? ऑन द रोड। आपका क्या बन गया? वाई द चाइल्ड रनिंग ऑन द रोड। लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यह वाक्य इंट्रोगेटिव बन चुका है। असर्टिव से किसे बन गया? इंट्रोगेटिव में बन गया, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है। अब जैसे अगला दिया जाए डबल पद वाला जिसमें दो शब्द होते हैं, जैसे दिया है माई मदर। माई मदर हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। मेरी माता जी सुबह से खाना बना रही हैं, यानी भोजन पका रही हैं। इसको हमने इंट्रोगेटिव में से बदलना है। अब देखिए, मेरी माँ सुबह से खाना पका रही हैं। कौन पका रहा है खाना? मेरी माँ। तो माई मदर क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रही है? पका रही है। पकाने की इंग्लिश क्या दी है? कुकिंग। ये हो गया मेन वर्ब। मुख्य काम कौन सा हो रहा है? खाना बनाने का काम हो रहा है। इस चीज को पका रही है, भोजन को पका रही है। द फूड आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए अभी हमने बताया था कि मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो शब्द आएगा उसे हम मेन वर्ब कहेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट है माई मदर, मेन वर्ब है कुकिंग, तो बीच में शब्द आया आपका हैज बीन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हम फार्मूले के अनुसार इसको रखेंगे, जैसा कि हम पहले ही अभी बताए थे कि अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हैं तो उनका केवल पहला शब्द हम सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। अब इसमें दो शब्द है, एक हैज हो गया, एक बीन हो गया। तो पहला शब्द यानी हैज, इस शब्द को उठा करके हम वाक्य के सबसे पहले लिख देंगे। क्या हो जाएगा? हैज माई मदर। क्या हो जाएगा? हैज माई मदर। अब बीन एक आपका बचा, इसको हम जहां पर बना हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है, उसी जगह पर हम लिखा रहने देंगे। क्या हो जाएगा? बीन। बीन के बाद क्या होगा? मेन वर्ब की कुकिंग। अब एक चीज हम और ध्यान देंगे, जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब दी होती है उसकी वर्ब की फॉर्म के में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो कुकिंग क्या पका रहे हैं? द फूड। क्या पका रहे हैं? द फूड। अब क्या बचा आपका? सिंस मॉर्निंग। इसको हम ज्यों का त्यों आगे लिख देंगे ऑब्जेक्ट के बाद में, सिंस मॉर्निंग। अब इतना लिखने के बाद सारी मेहनत तो हो गई, लेकिन एक मिस्टेक भी है। मिस्टेक क्या है? जब हमने वाक्य को इंट्रोगेटिव में परिवर्तित किया है, बदला है, लेकिन हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, जो कि पंक्चुएशन संबंधी मिस्टेक मानी जाती है। तो इसलिए जब हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे तभी ये मिस्टेक दूर होगी और आपका ये वाक्य सही